वेगवेगळ्या पद्धतीने होतं. उसके अलग अलग तरीके हैं. जैसे कि एक बाइनरी फिजन है, एक तरीका जो है वो बडिंग है. स्पोर फॉर्मेशन से भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. स्पोर्स अलग अलग प्रकार के, जू स्पोर्स, कोनिडिया. उसके बाद हमने और एक तरीका देखा था, इट वॉज फ्रैगमेंटेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी एक तरीका है. ये सब तरीके जो बोल रहे, आई एम टेलिंग अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. किसके तरीका बोल रहा मैं? आई एम टॉकिंग अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें सेक्स इस्तेमाल नहीं होता निखिल, उसको एसेक्सुअल बोलते, बरोबर है. और इसके अंदर अलग अलग तरीके हैं बिना सेक्स के रिप्रोडक्शन करने के. वैसे फ्रैगमेंटेशन जो है वो हमें हाइड्रा में दिखता है. वी कैन सी इट इन द हाइड्रा. फ्रैगमेंटेशन ऑल्सो एंड बडिंग ऑल्सो. बडिंग भी हमको हाइड्रा में दिखाई देता है. बडिंग ऑल्सो वी कैन सी इन द हाइड्रा. हाइड्रा में जो बडिंग है वो और ईस्ट में जो बडिंग है वो अलग अलग है. जैसे कि ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस है. ईस्ट कौन है? युनिसेल्युलर फंगस. हायड्रा कोण आहे? मल्टीसेल्युलर ॲनिमल आहे. हायड्रामध्ये सुद्धा बडिंगनं रिप्रोडक्शन होऊ शकतं आणि ईस्टमध्ये सुद्धा बडिंगनं रिप्रोडक्शन होऊ शकतं. दोनों में भी बडिंग से रिप्रोडक्शन होता है. फ्रॅगमेंटेशन हमको इन द केस ऑफ युअर फंजाय, अल्गी, फ्रॅगमेंटेशनचा अर्थ काय होतो की जर एखादा हायफा असेल तर त्याचे तुकडे जर झाले, इफ इट कन्वर्ट्स इनटू पीसेस, देन हर पीस एक कॉलोनी में कन्वर्ट होता है. इसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन. इट इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन, बरोबर. उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक बहुत बड़ा तरीका हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दिखाई देता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा तरीका क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसमें किसी भी पार्ट से नया बॉडी बनता है. एनी प्लांट पार्ट, जैसे कि रूट से, स्टेम से, लीफ से, बड से, लीफ से, रूट से, स्टेम से, बड से. रूट, स्टेम, लीफ के सबके कटिंग्स इस्तेमाल करके भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है. कटिंग्स कलमा, रूट कटिंग, स्टेम कटिंग, लीफ कटिंग. कई बार स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम जो है, उससे भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है. जैसे अंडरग्राउंड स्टेम का एक उदाहरण है ट्यूबर्स. यू कैन से इट इज पोटैटो इज स्टेम ट्यूबर. राइजोम, बनाना है, जिंजर है, ये सब कौन है? राइजोम्स है. उससे भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है. और इसके अलावा सकर्स इन द केस ऑफ युअर सकर्स आम्हाला दिसतात बनानामध्ये, क्रिसॅन्थेमम म्हणजे शेवंतीमध्ये, पायनॅपलमध्ये. देन ऑफसेट्स दिसतं आम्हाला कुठं कुठं? पिस्टी अँड एकोर्निया में वी कैन सी द ऑफसेट्स. तो रनर भी एक प्रकार का स्टेम है. रनर्स ग्रासेस में, उसके बाद स्ट्रॉबेरी में वी कैन सी दिस रनर्स. ये सब जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के तरीके हैं. बर्ड्स इन द केस ऑफ एक्सिलरी बर्ड वगैरह, उससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ये सभी है वेजिटेटिव. इस किसी में भी सेक्स नहीं है. देयर इज नो सेक्स इन एनीबडी. इसमें किसी में भी सेक्स नहीं है. और बिना सेक्स का अगला जनरेशन बनना इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन. कौन सा तरीका है वो? कौन सा तरीका बोलते हैं उसको? व्हाट इज दैट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बरोबर. इसके बाद आप देखेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो या हमारा बाइनरी फिजन हो या फिर हमारा जो है वो बडिंग हो, इन सभी में जैसे पेरेंटल कैरेक्टर्स है वैसे ही अगली पीढ़ी के कैरेक्टर्स आते हैं. पॅरेंटल कॉम्बिनेशन, पॅरेंटल लक्षण, पॅरेंटचे लक्षणं जसच्या तसे ट्रान्सफर होतात, कारण हे सगळ्या विदाऊट सेक्स पद्धती आहेत.
यांच्या कोणत्याहीमध्ये सेक्सचा वापर होत नहीं। जब सेक्स का इस्तेमाल नहीं होता इसका मतलब नो मियोसिस, मियोसिस नहीं है तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं है, गैमेट फॉर्मेशन नहीं है, और इसीलिए अगली पीढ़ी में बदलाव नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होने वाले बच्चे या अगली पीढ़ियाँ पिछली पीढ़ी से अलग दिखती है। यहाँ पे ये कोई गुंजाइश नहीं है। दैट इज़ वाई दिस डजेंट अलाउ द यू कैन से चेंज, वेरिएशन अलाउ नहीं करता। अब ब्रायोफाइलम नाम का जो प्लांट है, ब्रायोफाइलम, इसमें लीफ से रिप्रोडक्शन होता है। लीफ पे कुछ एडवेंटिशियस बर्ड्स होते हैं। कौन से बर्ड्स? एडवेंटिशियस बर्ड्स होते हैं, और इन बर्ड्स से नया प्लांट बॉडी बनता है। ये सब कुछ हमने इसके पहले देखा है। अब एक चीज़ आपको मैं व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन की ताकद बता रहा। व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशनची ताकद किती आहे ते तुम्हाला दिसल इन द केस ऑफ एक इकोर्निया नाम का एक्वेटिक वीड है। इकोर्निया, इकोर्निया इसको बोलते हैं वाटर हाइसियांथ, वाटर हाइसियांथ। और ये वाटर हाइसियांथ आजकल हम इसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से पहचानते हैं। इट इज़ कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। ये टेरर ऑफ बंगाल बोल के क्यों पहचाना जाता है? वाई इट इज कॉल्ड एज टेरर ऑफ बंगाल? इसको हम टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्चुअली ये इतना ज़्यादा फैला है कि इसने जो बंगाल का, जो खास तौर पे बंगाल की खाड़ी है, सुंदरबन है, ये इलाकों में अपना साम्राज्य फैलाया है। प्लांटचं नाव आहे इकोर्निया। हॅलो, लक्ष द्या, प्लांटचं नाव, याचं पूर्ण नाव इकोर्निया क्रॅसिप्स। याला जनरलमध्ये म्हणतात वॉटर हायसियांथ। काय म्हणतात? वॉटर हाइसियांथ, इकोर्निया। ये प्लांट वहाँ बढ़ती है जहाँ पानी रुका हुआ है ज़्यादातर। बढ़ने का इसका सबसे मोटा तरीका है ऑफसेट्स। ये कटती है और बढ़ती है। समझा, एका प्लांटचे इथं 3 तुकडे झाले, ओके, ये इसी प्लांट है, ये ऑफसेट है, ये फिर से प्लांट है, ये फिर से ऑफसेट है। एकदम ब्यूटीफुल ब्लू कलर के फ्लावर्स आते इसको, ब्लू कलरचे, आणि हिरवेगार असतं। मी मागच्या वेळेस बोललो होतो। तो ये ऑफसेट नावाचं इंटरनोड है। अगर ये कट जाता है ना तो ये हिस्सा एक नया कॉलोनी बनाता है। इट जस्ट फॉर्म्स अ न्यू कॉलोनी, एक नया कॉलोनी बनाता। ये हिस्सा एक नया कॉलोनी बनाता। आप समझते हैं? बरोबर? दिस इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। और इस तरीके का इस्तेमाल करके उसने अपना एरिया इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि जिधर देखो उधर बंगाल में इकोर्निया, इच इकोर्निया। यू कैन सी दिस इन अ वेरी ह्यूज एरिया। इससे क्या होता कि बाहर का ऑक्सीजन पानी में नहीं आ पाता। ये इतने नजदीक बढ़ जाते कि रोशनी तक अंदर नहीं आती, ऑक्सीजन अंदर नहीं आता, जिससे अंदर के कई एनिमल्स दम घुट के मर जाते। क्योंकि भैया मछली अगर सांस लेती है तो पानी से लेती है। इट इज टेकिंग ऑक्सीजन, इट इज फ्रॉम वाटर। वाटर में ऑक्सीजन नहीं है। क्यों? बाहर से ऑक्सीजन, हवा से ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं हो रहा। दैट इज नथिंग बट यू कैन से दैट इकोर्निया। इकोर्नियाचं एवढं साम्राज्य कसं पसरलं? बाय फ्रैगमेंटेशन ऑफ पिस्टिया। इस पिस्टिया से, व्हाट यू से, ये सॉरी ऑफसेट्स से, ऑफसेट्स के स्टेम कट होके वो फैल जाते। इकोर्निया असं कटतं आणि कटलेल्या एका भागापासून इकोर्नियाची कॉलनी तयार होते। अशी मोठी पानं असतात, हिरवेगार निळी फुलं असतात। ते खाली ऑक्सीजनही जात नाही आणि ऊनही जात नाही। नो सनलाइट, नो ऑक्सीजन, नीचे के प्राणी मर जाते। ये मछलियों का दुश्मन है और अनाकोंडा का दोस्त है। क्योंकि ये जहाँ है वहाँ अनाकोंडा बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। अब हमारी तरफ तो अनाकोंडा नहीं है, लेकिन दूसरे सांप ऐसे दलदलों में बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं
और वो सांप फिर से, अब जो सांप है वो एक्वेटिक नहीं होता है, पानी में रहने वाला सांप भी अपनी मुंडी कभी ऊपर निकाल करके ऑक्सीजन लेके फिर से नीचे जाएगा। वो रेप्टाइल है, रेप्टाइल्स को सांस हवा से ही लेना पड़ता है। मगरमच्छ भी हवा से सांस लेती है, इसीलिए नाक अपना ऊपर रखती है। हाँ, ये बात अलग है कि एक बार सांस लेके वो आधा घंटा रोक सकती है पानी के नीचे। आधे घंटे में दुनिया छोड़ करके नई दुनिया में वेलकम करते हैं दूसरा। आधे घंटे में हमारा राम नाम सत्य है। नाही ते मगरमच्छ करते, मी का करत नाही म्हणून, आहे की नाही, बघतोच म्हणून श्वास रोकून आधा घंटा खाली, हमसे नहीं हो पाता है। लेकिन रेप्टाइल जो पानी में रहते हैं वो ज़्यादा देर तक सांस होल्ड कर सकते हैं, बरोबर। इसलिए ऐसे पानी में मछलियाँ तो जिंदा नहीं रहती है, जो सिर्फ पानी में डिपेंड करती है ऑक्सीजन के लिए, सांस के लिए। सो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी एसेक्सुअल ही है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे 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 बड़ा जो प्रॉपर्टी है, लक्षण है, वो ये है कि इसमें लक्षण ही नहीं बदलते, लक्षण बदलत नहीं। क्वाइट फास्ट तरीका है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। अच्छा, इसको फैलने की कोई सीजन नहीं लगता है, एसेक्सुअल के लिए सीजन ही नहीं है, नो प्रॉब्लम। सेक्शुअलसाठी फ्लावर येण्यासाठी एक सीजन लागतो, देर इज अ पर्टिकुलर सीजन फॉर फ्लावरिंग, उसी सीजन में फ्लावर आएंगे। मैं क्या तो लक्ष्य देता हूं। लेकिन एसेक्सुअल के लिए कोई सीजन नहीं है, तरीका फास्ट है। एक गन्ने के 10 टुकड़े करो, एक टुकड़े से एक गन्ना, एक गन्ने के 10 टुकड़े, एक टुकड़े से एक गन्ना, एक गन्ने से 10 गन्ने। मतलब समझ रहे हो, ये वेजिटेटिव है, वेजिटेटिव है। ऐसा तो कोई होगा नहीं भाई अभी तक जिसने गन्ने को लगाते समय नहीं देखा। अगर कोई बोलता गन्ने की लागवड शक्कर जमीन में डाल करके करते हैं, तो फार्मर लोग उसको भगा भगा के मारेंगे। ऊस कच्चं लावतात, साखर पेरून लावतात, किती मारतील? साखर साखरनं जमल का? आहे की नाही? प्रत्येकाची लागवड वेगळ्या पद्धतीने। आता केळीची लागवड कसं करतात? केळ पुरून करतात काय? पिकलेले केळ घ्यायचं, खड्डा करायचा आणि पुरायचं, बरोबर है? नहीं, वो तो राइजोम लगा करते हैं, उसका जो राइजोम है वो लगा करते हैं। वो तरीका कौन सा है? वेजिटेटिव। हळदीचे खोंब लावतात, व्हॉट इज दिस? वेजिटेटिव। ऊसाचे टिपरे लावतात, सेंटरला एक नोड ठेवून, नोड फक्त इंटरनोडनं जर ऊस लावलं मेलं ते, काहीच येणार नाही। तो ये तरीके है ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड सो ऑन। टेरर ऑफ बंगाल समझ में आया? टेरर ऑफ बंगाल किसको बोलते? इकोर्निया को। किसको बोलते? काय को बोलते? क्योंकि उसका बढ़ने का तरीका बहुत फास्ट है, इतना फास्ट कि बंगाल में उसकी दहशत है कि वो प्लांट दूसरे किसी को बढ़ने नहीं देती, अपना साम्राज्य फैलाती रुके हुए पानी के ऊपर। कौन से पानी के ऊपर प्रज्ञा? रुके हुए पानी के ऊपर, राइट प्रज्ञा? नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम जा रहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ, ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक खासा डिफरेंस, एक बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई पड़ता है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, ठीक है? क्या फर्क है? देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहली चीज तो पेरेंट्स 2 इस्तेमाल होते हैं। कितने पेरेंट इस्तेमाल होते? 2। दूसरी बात, यहां पे पेरेंट, दोनों पेरेंट, हेलो, दोनों पेरेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट, दोनों पेरेंट एक फिक्स उम्र में, एक फिक्स उम्र में, एक फिक्स उम्र से, एक फिक्स उम्र में, एक फिक्स उम्र से मियोसिस चालू करते हैं, मियोसिस चालू करते हैं। प्लांट्स मियोसिस करके स्पोर्स बनाते, तो एनिमल्स मियोसिस करके डायरेक्ट गैमेट बनाते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट, एक मेल एक फीमेल, मेल भी मियोसिस करती और फीमेल भी मियोसिस करता। एनिमल्स में मियोसिस करके मेल मेल गैमेट बनाता और फीमेल फीमेल गैमेट बनाती, और ये जो गैमेट्स होते हैं, ये गैमेट फर्टिलाइजेशन में फ्यूज होते हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यही रोड मैप है, यही तरीका है कि पेरेंट्स दो, मेल फीमेल, दोनों में मियोसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फिर दो में से किसी एक पेरेंट के अंदर इनका यूनियन होगा, या फिर कभी कभी दोनों में नहीं होता, ये यूनियन बॉडी के बाहर होता, आइदर इन ए पर्टिकुलर बॉडी, एक आधे बॉडी के अंदर, या फिर कभी कभी बॉडी के बाहर। जैसे कि कुछ फिश में फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, खासतौर पे फ्रेश वाटर फिश में। फ्रॉग्स के फर्टिलायझेशन बी बाहेर होते, मेंढक फ्रॉगचे फर्टिलायझेशन सुद्धा कुठं होतात, बाहेर होतात। मग अशा प्रकारे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे काही फिक्स स्टेप्स आहेत। कोणत्या स्टेप आहेत भाऊ? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की पहली स्टेप कि एक फिक्स उम्र में मियोसिस शुरू होता, मियोसिस से गैमेट्स बनते। ये गैमेट्स का यूनियन या तो जनरली तो फीमेल बॉडी में ही होता है, मेल बॉडी में सरासरी यूनियन नहीं होता, नहीं तो फिर बॉडी के बाहर बोले तो पानी में भी यूनियन हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस और फर्टिलाइजेशन ये दो घटनाएं ऐसी है जिससे बदलाव कंपलसरी आते रहता है। देखो, एवोल्यूशन का टूल, हथियार, उपकरण बदलाव है, वेरिएशन, और वेरिएशन का सोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक मोटा सोर्स है। जो जीव सेक्सुअली नहीं बनते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, उन जीवों में एवोल्यूशन भी वेरी स्लो या बंद हो जाता है। माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इवोल्यूशन और इवोल्यूशन से बेटर सर्वाइवल ये तरीका बनता है। उत्क्रांति जर नहीं झाली ना, हेलो, एवोल्यूशन अगर आप में नहीं होता है तो आप धरती पे नहीं टिक सकते। वो पर्टिकुलर इवोल्यूशन जो चाहिए, वो बदलाव जो चाहिए, डायनासोर्स में वो बदलाव नहीं हुए, डायनासोर खत्म हुए। हालांकि डायनासोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे, लेकिन फिर भी चेंज वो नहीं हुआ जो चाहिए था, और इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी कंपलसरी फॉर अगेन एवोल्यूशन, बदलाव के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स क्या क्या है? मियोसिस होता, उसके बाद गैमेट्स बनते, गैमेट्स का फ्यूजन होता, हेलो, जाइगोट बनता, फिर एम्ब्रियोफाइट्स, अगर प्लांट्स की बात करेंगे, एम्ब्रियोफाइटा का मतलब है जाइगोटच्या पुढे मल्टीसेल्युलर एम्ब्रियो तैयार होना, और मल्टीसेल्युलर एम्ब्रियो से ऑर्गन्स बनना, वो है तो शायद एम्ब्रियो बनेगा और उसके बाद बॉडी बनेगी। अब फंगस और अलगी जैसे जीव है तो जाइगोट के आगे एम्ब्रियो नहीं बनता है। अलगी और फंगस एम्ब्रियोफाइटा में नहीं आता, खासतौर पर अलगी इज नॉट एन एम्ब्रियोफाइट। अलगी एम्ब्रियोफाइट नहीं है क्योंकि जाइगोटच्या पुढे सरकतच नाही, त्यांच्यामध्ये जाइगोटिक मियोसिस है। लेकिन आप अगर स्पर्मेटोफाइट्स में देखते हैं, बीज बनाने वाले प्लांट्स में, तो जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। एनिमल है तो एम्ब्रियो डायरेक्ट शरीर बनाएगा, प्लांट है तो एम्ब्रियो सीड में आएगा, फिर सीड का जर्मिनेशन होकर के प्लांट बॉडी बनेगा। दिस इज इन द केस ऑफ एनिमल और दिस इज इन द केस ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स में और ये वाला एनिमल्स में। बात को समझते? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या प्रॉपर्टी है? जन्म होने के बरोबर कोई भी जीव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता। जन्म झाल्याबरोबर दुसऱ्या जन्माची तयारी कोणीच करत नाही। करत असेल तर ते कोणीच नाही। हाँ, ऐसा हो सकता है क्या कि आम की गुठली लगाई, आम का पौधा निकला, पौधे को आम निकले? ऐसा हुआ है कभी? एक गाय ने फीमेल बछड़ा दिया, फीमेल बछड़े में गर्भधारणा हुई। ऐसा होता है कभी? नहीं होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अपना एक कायदा कानून है। वो कायदा कौन सा है? ओके, वो कायदा ये है, प्लांट्स हो या एनिमल हो, कायदा ऐसा है कि बर्थ के बाद
इट ग्रोज अप टू मैच्योरिटी, बर्थ के बाद इट ग्रोज अप टू मैच्योरिटी, और इस मैच्योरिटी और बर्थ के बीच में जो अवस्था होती है इसको बोलते हैं जुवेनाइल स्टेज। कौन सी वाली स्टेज? जुवेनाइल स्टेज। व्हाट इज द जुवेनाइल स्टेज? जन्म हुए बरोबर कोई भी जीव अगले जन्म की तैयारी नहीं करता या अगला जन्म नहीं बनाता या बच्चा पैदा नहीं करता, उसको थोड़ा समय चाहिए बढ़ने के लिए। प्लांट्स में इस जुवेनाइल स्टेज को वी कॉल एज वेजिटेटिव स्टेज, जुवेनाइल स्टेज और वेजिटेटिव, आएगी नहीं, स्टेज, either the juvenile stage or vegetative stage. Direct right from birth, nobody will give birth. Right from birth, nobody will give birth. From birth, hello, from birth to the next capacity of birth, इसको बोलते मॅच्युरिटी स्टेज आना, प्युबरिटी स्टेज आना, ही आणि ही अवस्था, याच्या मधली अवस्था जुव्हेनाइल आहे, आणि ही अवस्था जी असते ती काय असते? एक्चुअली ही वाढीची अवस्था असते। ये वो स्टेज है जिसमें ऑर्गेनिज्म अटेन्स द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। इस स्टेज में वो प्रिपेयर करते जाता मैच्योरिटी अवस्था की, और इसके बाद फिर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। मॅच्युरिटीला मिओसिस सुरू होतं, मिओसिसने गॅमेट्स बनतात, गॅमेट्सचं फ्युजन व्हायला सुरू होतं आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन शुरू तब होता है ओके, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन शुरू तब होता है जब मैच्योरिटी रीच होती है। जैसे इंसानों में मैच्योरिटी गर्ल्स में 13 साल, ओके, और बॉयज़ में 14 साल को आती है। मैच्योरिटी माने बच्चे बनाने की क्षमता, ओके। एक देशी आंबा, गावरानी आंबा, त्याची मॅच्युरिटी कदाचित 10 ते 12 वर्षाला येईल, म्हणजे त्यावेळेस त्याला फुलोरा येतो। फुलोरा आले म्हणजे आंबे येतात, आंबा आला म्हणजे कोय येते, सीड बनता है या नया आंबा बन सकता है। तो गुठली लगाई, आम की गुठली लगाई, उसने पौधा बनाया, वहाँ से लेकर के 10 साल तक उस आम ने क्या किया? उसने वेजिटेटिव ग्रोथ करी, उसने अपने फिजिकल ग्रोथ रीच करी, जितना कर सकता वो करी। उसके बाद रिप्रोडक्टिव ग्रोथ शुरू हो जाती है, तो वेजिटेटिव ग्रोथ स्लो हो जाती है। जब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ आती है, इसीलिए 13 साल को भले ही गर्ल्स की मैच्योरिटी आती है, 14 साल को भले ही बॉयज़ की मैच्योरिटी आती है, लेकिन किसी भी देश का कानून 13 और 14 साल को शादी की इजाजत नहीं देता। त्याला बाल विवाहच म्हणतात। खरं तर 13व्या वर्षी आणि 14व्या वर्षी सेक्शुअल मॅच्युरिटी आली, मिओसिस सुरू झाला, गॅमेटोजेनेसिस सुरू झाला, प्युबरिटी आलेली आहे, गॅमेट्स बन रहे, हेलो, गैमेट्स बन रहे, बच्चे भी बन सकते हैं, लेकिन किसी भी देश का गवर्नमेंट इसकी मान्यता नहीं देता, क्योंकि उनकी फिजिकल मैच्योरिटी अभी तक थोड़ा सा बाकी है। हम इंसान हैं, हम एनिमल्स नहीं है। दूसरे एनिमल्स में तो इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं है। जब से उनको सेक्स हार्मोन का फीलिंग होता है, दे गो फॉर अपोजिट सेक्स, अननोनली दे मेक द फर्टिलाइजेशन, they don't know anything, but we are humans। ये इंसान है जो समझ पाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितना करना है। अदर एनिमल्स में इसका तो कोई कैलकुलेशन नहीं रहता है, बरोबर है? हाँ, पाणी द्या। आणि मॅच्युरिटीच्या नंतर काय होतं? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है? हेलो जादव, मैच्योरिटी के बाद क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो
फिजिकल मैच्योरिटी इंसानों की भाई बढ़िया से होगी जब उम्र गर्ल्स 18 साल और बॉयज़ 21 साल के हैं तो फिजिकल मैच्योरिटी आएगी, ऐसा माना जाता है। अब कभी कभी तो 21 साल भी ख़त्म हो जाते हैं, फिजिकल मैच्योरिटी भी आती है लेकिन मेंटल नहीं आती है। घर से हमें कमेंट्स भी आते ना, नुसताच वाल्लास, अकलीचा पता आहे का, हमें कमेंट्स आते ना, वाढलास नुसताच, बापाचा शर्ट घालून हिंडाला। हाँ, वो जैसे ही बच्चे जो है ना वो 11th-12th में जाते हैं, पेरेंट्स की चीज़ें इस्तेमाल करना चालू करते, कभी जूते गायब करते, कभी शर्टास गायब करते, कभी टी शर्टा गायब करते, सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ गायब करते, मोटरसाइकिल है कि नहीं? क्योंकि बाप की टांग पुरो ना पुरो, इसकी टांग जरूर पूरी घुमाओ। तो कभी कभी गुस्से में भी आते नो, नुसताच वाल्लास, अकलीचा पता आहे का, ते नाही, बरोबर है। तो एक्चुअली इसीलिए इंसानों में नॉट ओनली फिजिकल मैच्योरिटी, मेंटल मैच्योरिटी के बारे में भी कोर्ट सोचते हैं, गवर्नमेंट सोचते हैं, और इसीलिए बोलते हैं की भैया शादी जो है ती कधी करायला पाहिजे, 21च्या नंतर बॉईजनं निखिल सॉरी इकडे घ्या, करायचं नाही असं मी नाही सांगत, गवर्नमेंट सांगाले। हाँ, और जनरली हम लोग जो है अभी कुछ कुछ तो 21, अच्छा कमीत कमीचं लिमिट आहे बरं का, जास्तीत जास्त काही लिमिट नाही, लोअर लिमिट है, अपर लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। शादी का लिमिट सिर्फ लोअर है, गवर्नमेंट्स ने लोअर लिमिट डिसाइड किया है 18 और 21, तो एक्चुअली वहां मैच्योरिटी रीच होती, ऐसा संदेश है। दे रीच द फिजिकल मैच्योरिटी, गॅमेटोजेनेसिस यहाँ सुरू होता है। तो गॅमेटोजेनेसिस, प्युबर्टी, याला तुम्ही प्युबर्टी सुद्धा म्हणू शकता, प्युबर्टी इज इक्वल टू सेक्शुअल मॅच्युरिटी। हां, बर्थ पासून ते सेक्शुअल मॅच्युरिटी पर्यंतचा जो कालावधी आहे त्याला आपण म्हणतो आहे की नाही, जुव्हेनाइल स्टेज। आता जुव्हेनाइल स्टेज किती दिवस असेल, मॅच्युरिटी कधी येईल, हे डिपेंड करते त्या ऑर्गॅनिझमच्या लेंथ ऑफ लाइफ वर। भाई लेंथ ऑफ लाइफ अगर छोटा है तो मैच्योरिटी भी जल्दी आ जाती है। अब लेंथ ऑफ लाइफ सालों में, सैकड़ों सालों में है तो जुवेनाइल पीरियड लंबा होता है ना, जुवेनाइल पीरियड लंबा होता। अब हमारे केस में जुवेनाइल पीरियड जो है वो तकरीबन 12-13 साल है। आता ही गोष्ट आम्ही बकरी के बच्चे को लागू नहीं कर सकते कि बकरी ने बच्चा दिया और उस बच्चे को मैच्योर होने में अगले 13 साल लगे, काय को नहीं, काय को विदिन 1 ईयर या 1.5 साल में मैच्योर हो जाता है कि नहीं, 1-1.5 साल में मैच्योर होता है। डॉग्स की बात करो, 2 साल 3 साल का डॉगी 2 साल लगते भी नहीं है, 2 years डॉगी इज रेडी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि उनका ओवरऑल लाइफ स्पैन ही भैया 15-20 साल है। अगर 15-20 साल के लाइफ में 12 साल सिर्फ जुवेनाइल ले रहे तो जिएंगे कैसे, मैच्योरिटी को 12 साल ले रहे, मरून जा। अगर उन्होंने बोला मैच्योरिटी, सर मैच्योरिटी आली, कधी आली, तुमचं टोटल आयुष्य 15 वर्ष, त्याच्यामध्ये मॅच्युरिटी आली 12 वर्षाच्या नंतर, आता काय राहिलं, मरून जा। अरे बचाई कितना भाई, जितनी लेंथ ऑफ लाइफ उसके हिसाब से लेंथ ऑफ जुवेनाइल पीरियड, लेंथ ऑफ मॅच्युरिटी पीरियड। अच्छा, इथून रिप्रोडक्शन सुरू होतं, तर रिप्रोडक्शन किती दिवस चालणार हे सुद्धा टोटल लेंथवर डिपेंड करते ना। आता इंसानों में सपोज पुरुषों में देयर स्टार्ट्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एट 14th ईयर ऑफ एज पुरुषों में, तो इट कंटिन्यूज अप टू 65 to 70 ईयर्स। हाँ, 65 to 70 ईयर्स। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो उम्र के 13 साल को सपोज उनका मेनार्च बोली तो
मैच्योरिटी आ गई, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गई, तो यहाँ से लेकर के दे विल कंटिन्यू फॉर 45 ईयर्स ऑफ एज, और उसके बाद बंद। तो ये 13 से लेकर के 45, ये जो समय है 32 साल का, ये रिप्रोडक्टिव पीरियड है। इस पीरियड में बच्चे बनते हैं, इसके पहले नहीं, इसके बाद में। इसके पहले मियोसिस ही नहीं हो रहा, पूरा कंप्लीट मियोसिस नहीं हो रहा, गैमेट्स नहीं बन रहे, नो गैमेट्स। तो ये पीरियड कौन सा है फिर? जुवेनाइल पीरियड, प्री रिप्रोडक्टिव। और इसके बाद का पोस्ट रिप्रोडक्टिव, बीच का पीरियड रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। हेलो, हे पिरियड किती लांब असतील हे डिपेंड करतं त्याचं आयुष्यच किती लांब आहे भाऊ. छटाकभर लाईफ नाही त्याच्यामध्ये तुम्ही सांगायले. हाँ 50 से लेकर के 100 साल मान लो अगर पूरी ज़िंदगी है तो इसमें जुवेनाइल पीरियड काफ़ी लंबा होता है. 50 से 100 साल अगर लाइफ है तो 10-12 साल का जुवेनाइल पीरियड होता है और उसके बाद 30-35 साल का रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है और बाद का पीरियड जो होता है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव. बच्चे नहीं बनेंगे. आप समझते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स की बात करेंगे तो उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबका एक जैसा नहीं है. जैसे कि जिम्नोस्पर्म सीड से करते हैं, एंजियोस्पर्म सीड्स विथ फ्रूट्स, सीड्स बनते हैं, उसके ऊपर फ्रूट बनता है, फ्लावर्स है, उससे होता है. तो उसके पहले अगर आते, जिम्नो के पहले आते, अब टेरिडोफाइटा है और ब्रायोफाइटा है, उनमें एम्ब्रियोज बनते हैं. एम्ब्रियोफाइट्स कौन कौन है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो, एंजियो, सब एम्ब्रियोज बनाते हैं. अलगीज में एम्ब्रियो नहीं बनते हैं, उनमें सिर्फ झाइगोट बनता है. साक्षी है कि नहीं? अब ॲनिमल्स में आ जाओ. तुम्हाला माहिती आहे प्रायमेट मॅमल जे आहेत, म्हणजे आम्ही येतो प्रायमेट मॅमलमध्ये. प्रायमेट मॅमलमध्ये कोण कोण येतात? एप्स, मंकीज, मॅन, ओके, अँड प्रॉसिमियन्स. ते लिमर, टार्सियर, त्याला प्रॉसिमियन्स म्हणतो आपण. हॅलो, हे चौघजण प्रायमेट्स, मंकीज, एप्स, मॅन, प्रॉसिमियन्स, हे कोण आहेत? प्रायमेट्स आहेत. आणि प्रायमेटमध्ये फीमेल 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 प्रायमेट त्याच आधारावर म्हणतो आपण की ज्यांची फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल दाखवते, ब्लीडिंग वाली साइकिल. अब इंसानों में ये ब्लीडिंग वाली साइकिल 28 दिन की है, लेकिन दुनिया की सभी फीमेल ऐसा ही ब्लीडिंग वाली साइकिल बताते हैं, ऐसा नहीं है. जैसे गायां, भैंसे, बकरियां, इनमें ईस्ट्रस साइकिल है. अब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो या ईस्ट्रस साइकिल हो, दोनों हार्मोन बेस्ड है. हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में तुम्हें स्टडी करना रहते, ये दोनों हार्मोन बेस्ड है. ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में फ़र्क ये है कि ईस्ट्रस साइकिल में ब्लीडिंग नहीं होती है. अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंसेस निकलता है, डिस्चार्ज, रेड डिस्चार्ज, उसको बोलते हैं ब्लीडिंग वाली साइकिल. तो इंसानों में ब्लीडिंग वाली साइकिल है और गायों में नॉन ब्लीडिंग साइकिल है, उसका नाम है ईस्ट्रस साइकिल. हाँ, इस साइकिल का मतलब, मैं फीमेल की बात कर रहा, मेल की बात नहीं कर रहा. मेल तो स्पर्म बनाते हैं और अनगिनत होते हैं, उसकी संख्या अनलिमिटेड होती है, स्पर्म्स की संख्या. ओके, ट्रिलियंस में होती है, उसका तो कोई आंकड़ा हम बोल नहीं सकते. एक टाइम को तकरीबन 200 करोड़ के आसपास, 40 करोड़ तो वन टाइम रिलीज होते हैं इजैकुलेशन में. 40 करोड़, एक दिन में 200 करोड़ बनते हैं. एक समय को 40 करोड़, 400 मिलियन स्पर्म्स आर रिलीज्ड इनटू द फीमेल बॉडी. मैं फीमेल साइकिल्स की बात कर रहा. रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल एनिमल्स में जो है रिप्रोडक्टिव साइकिल, वो ह्यूमन फीमेल में जो साइकिल है वो चलती है, जो है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल. कौन सी वाली? मेंस्ट्रुअल साइकिल. और काउज में, बफेलोज में चलती है ईस्ट्रस साइकिल. ईस्ट्रस साइकिल, ईस्ट्रस साइकिल नॉन ब्लीडिंग साइकिल है. अब इसमें भी एक बात याद रखो, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद एक गैमेट बनता है फीमेल में, इंसान की फीमेल में,
और इंसानों में ये साइकिल 28 दिन की चलती है, 28 डेज। तो काऊ में ईस्टर साइकिल साल में 2 बार आ सकती है। ईस्टर साइकिल से फीमेल गैमेट काउज में बनता है, तो इंसानों में मेंस्ट्रुअल साइकिल से फीमेल गैमेट बनता है। तो भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी छोटा मोटा डिफरेंस तो आते रहता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सारी फीमेल दुनिया की ब्लीडिंग वाली साइकिल ही बताती। फिर क्या बर्ड्स मेंस्ट्रुअल साइकिल बताते, फीमेल बर्ड? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सो कहने का मेरा मतलब है कि द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग तरीके, तौर तरीके हैं, लाइफ स्पैन के हिसाब से, एनिमल की जाति के हिसाब से। करेक्ट। लेकिन एक कॉमन पैटर्न चलता है कि बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसकी जनरल ग्रोथ होती है, जिसको वेजिटेटिव फेज बोलते हैं या जुवेनाइल फेज बोलते हैं। उसके बाद मैच्योरिटी आती है, और साक्षी मैच्योरिटी के बाद जो होता है ना, वो गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेट्स बनते हैं। और फिर गैमेट्स कितने बनेंगे भैया? 2 प्रकार के, मेल और फीमेल। मेल गैमेट मेल में, फीमेल गैमेट फीमेल में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़, ये गैमेट मिलेंगे कहाँ? जनरली अब तक देखा गया है कि फीमेल जगह देती है, यूनियन की जगह फीमेल देती है। You will not see to be male become pregnant. In any animal, buffalo is pregnant, not the he buffalo, husband of buffalo. You know better. Huh? If this is the case, the male become pregnant. What is the matter? Impossible. आप समझते हैं? तो भैया यूनियन की जगह कौन दे रहा? फीमेल। अदर एनिमल्स में भी मेल गैमेट गोज टू फीमेल गैमेट एंड देर इज द फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, जेस्टेशन पीरियड, अलग अलग फेजेस। तो इंसानों में और दूसरे एनिमल्स में मैंने 2 ही यहाँ पे सेक्सुअल साइकिल्स ली है। एक का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल और एक का नाम है ईस्टर साइकिल। ईस्टर साइकिल भी 1 साल में 1 बार चलती है, तो मोनो ईस्टर से साल में 2 बार चलती है, तो डाईस्टर से डाईस्टर साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने चलती है, 28 दिन की साइकिल है। एक साइकिल के बाद एक एग बनता है। वो फर्टिलाइज अगर नहीं होता है तो अगले महीने की साइकिल और आ जाती है, और अगर एग फर्टिलाइज होता है तो अगले कम से कम 11 महीने, 9 महीने तो प्रेगनेंसी पीरियड है, उसके बाद 2 महीना साइकिल नहीं चलती है। कुछ कुछ केसेस में आ भी सकती है, साइकिल बंद हो जाती है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पहली बार शुरू होना लाइफ में, इस कॉल्ड मेनार्च। 13 साल को पहली बार पहली ब्लीडिंग होती है, उसको मेनार्च बोलते हैं। और 45 के बाद परमानेंट बंद हो जाना, नो बच्चा, इस कॉल्ड एज मेनोपॉज। मेनार्च के लिए भी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है और मेनोपॉज के लिए भी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। मेनार्च टू मेनोपॉज, ये जो कालावधि है फीमेल का, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ द फीमेल। मेनार्च टू मेनोपॉज इज द रिप्रोडक्टिव पीरियड। क्या समझे जादव साहब? समझ गए कि नहीं? जुवेनाइल पीरियड बर्थ से लेके मैच्योरिटी तक, फिर मैच्योरिटी से एक फिक्स समय तक रिप्रोडक्टिव पीरियड, वो समय डिपेंड करता है। अब पुरुषों में उस समय बताया ना मैं, 14 साल से 70 साल सपोज, महिलाओं में 13 साल से 45 साल या 13 साल से 50 साल। इसमें जो भी आंकड़े बता रहा वो टेंटेटिव आंकड़े, उसको पकड़ करके हम कोर्ट में नहीं ले जा सकते। ये एक फलानी फीमेल 51 साल को जो है बच्चा बना उसको, तो आपने तो बोला था 45 को बंद हो रहा, तो क्या कोर्ट केस करते? अपवाद, एक्सेप्शन, ये तो हर तरफ है ना? कहने से ईस्टर साइकिल कौन सी है? नॉन ब्लीडिंग साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल ही है, इससे भी गैमेट ही बनते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? ये ब्लीडिंग वाली साइकिल है। सो दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पैटर्न। अब आगे हम गैमेट्स वगैरह और उनके फ्यूजन्स को देखने वाले हैं, बरोबर? ठीक, इट्स ओके।